और अब बात करेंगे जो कोरोना का नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन तेजी के साथ भारत में फैलने लगा है। इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि देश में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के साथ साथ नए वायरस स्ट्रेन ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और पिछले 24 घंटे में 15 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद आंकड़ा 422 तक पहुंच चुका है। तो वहीं कोरोना के 6,987 नए मामले सामने आए हैं। बढ़ते खतरे को देखते हुए पीएम मोदी ने बच्चों की वैक्सीन और बूस्टर डोज लगाने का ऐलान कर दिया है और वहीं यह भी जानकारी दी है कि जल्द नेजल और डीएनए वैक्सीन भी भारत में लगनी शुरू हो जाएगी। यानी सरकार कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए पूरी तरीके से तैयार है और वहीं कोरोना को हराने के लिए राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर पाबंदियां उन्होंने लगानी शुरू कर दी हैं। यूपी, हरियाणा, गुजरात समेत 6 राज्यों में नाइट कर्फ्यू लागू है। क्रिसमस और न्यू ईयर को देखते हुए कई और राज्यों ने सेलिब्रेशन पर पाबंदी को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी। तो कोरोना को हराने में हम भी आपके साथ हैं और आप तक हर जानकारी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि आप जागरूक रहें, सतर्क रहें, अलर्ट रहें और अपनी जिम्मेदारी को समझें। डराना मकसद नहीं है, आपको जागरूक करना न्यूज़ 24 का मकसद है। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। पीएम मोदी का ऐलान, क्या है प्लान, वही हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। ये भी 10 जनवरी से प्रारंभ होगा। सावधान रहे, सतर्क रहे, मास्क उसका भरपूर उपयोग करें और हाथों को थोड़ी थोड़ी देर पर धुलना, इन बातों को हमें भूलना नहीं है। आज जब वायरस म्यूटेट हो रहा है तो हमारी चुनौतियों का सामना करने की ताकत और आत्मविश्वास भी मल्टीप्लाई हो रहा है। प्रधानमंत्री के बड़े ऐलान, ये तोहफा, ये सौगात और ओमिक्रॉन का बढ़ता खतरा, इन्हीं सब पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर का पैनल हमारे साथ मौजूद है। साथ ही मेरी सहयोगी दिल्ली से पल्लवी झा जुड़ गई हैं एक बार फिर से। और डॉक्टर साहब, डॉक्टर राहुल भार्गव डायरेक्टर हैं फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम, हमारे साथ मौजूद हैं इस पर बातचीत करने के लिए। साथ ही डॉक्टर मनोज कुमार भी जुड़ गए हैं, सीनियर कंसल्टेंट मैक्स हॉस्पिटल। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। एक बार फिर से ये चर्चा जो रुकी थी कोरोना को लेकर फिर से शुरू हुई है और हम सबकी जिम्मेदारी अब बड़ी हो गई है। मैं आऊंगी सर आपके पास, लेकिन सबसे पहले पल्लवी, कल पीएम को सुनने के बाद पल्लवी राहत मिली है लोगों को। जनवरी से बहुत कुछ बड़ा होने जा रहा है, जिसमें बच्चे भी सेफ होंगे, बुजुर्ग भी सेफ होंगे, हेल्थ वर्कर सेफ होंगे और हम सब तो हैं ही सेफ। देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि लगातार बच्चों के अगर लिहाज से देखें तो पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे, क्योंकि लगातार बच्चे जो हैं स्कूल जाने लगे थे जब से कोरोना के केसेस में कमी आने लगी थी। और अभी भी कई राज्यों में देखिए तो जो सीनियर क्लास के बच्चे हैं वो स्कूल अभी भी जा रहे हैं। हालांकि कई जगहों से ये खबरें आई भी कि बच्चे भी संक्रमित होने, लेकिन तमाम डॉक्टर्स, तमाम जानकार यही कहते रहे हैं कि बच्चों में ज़्यादा ये हानि नहीं पहुंचा रहा है, ज़्यादा सिम्टम बच्चों में नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं कैरियर के तौर पर काम कर सकते हैं और वो एक बड़ा खतरा है। और इसीलिए लगातार मांग उठती रही कि बच्चों को भी वैक्सीनेट जल्द से जल्द किया जाए। सरकार कि अगर बात की जाए तो सरकार ने, आपको ध्यान होगा कि पहले ही दिसंबर के आखिर तक ये कहा था कि वयस्कों को लगभग दिसंबर के आखिर तक जो है वैक्सीनेट कर दिया जाएगा और उसके बाद ही बच्चों के वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की शुरुआत होगी। और कहीं ना कहीं देखिए इसी और इशारा किया प्रधानमंत्री ने कि अब 3 जनवरी के बाद से जो है 15 से 18 साल के आयु के जितने बच्चे हैं, जो कि हम मान के चलते हैं कि ये जो बच्चे होंगे ये 10th, 11th और 12th के बच्चे होंगे,
उनको वैक्सीनेट करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और साथ ही साथ एल्डरली ग्रुप के बच्चों, माफ कीजिएगा, एल्डरली ग्रुप के जो लोग हैं उनको और फ्रंट लाइनर्स को भी जो है प्रिकॉशनरी शॉट दिया जाएगा। इसमें यह तर्क दिया गया कि देखिए जो एंटीबॉडीज हैं वो कम होने लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बूस्टर डोज जो पड़ेगा तो उससे जो एंटीबॉडीज है वो कहीं ना कहीं कोरोना के खतरे को कम कर सकता है। हालांकि इस पर भी कई राय हैं, इस पर भी अलग अलग जानकार ये कह रहे हैं कि बहुत सारे बूस्टर डोज के ऐसे केसेस आए जिसमें कि वैक्सीन ब्रेक थ्रू हुआ, तो यानी कहीं ना कहीं वैक्सीन नहीं काम कर रहा है। लेकिन लोग जो जानकार है उनका ये कहना है कि वैक्सीन कोरोना को नहीं रोक सकता है लेकिन उसकी सीवियरिटी को कम कर सकता है। इसीलिए वैक्सीन को लेकर तमाम लोग यही कह रहे हैं कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली उनको वैक्सीन लेना चाहिए, जिनमें एंटीबॉडीज कम दिख रही है उनके लिए बूस्टर डोज दिया जाए। और इसी के लिए मांग हो रही थी, जिसका रास्ता सीधे प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया और ऐलान कर दिया कि 10 जनवरी से बुजुर्गों और फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स को दिया जाएगा। तो एक सराहनीय कदम है जिसकी मांग न सिर्फ आम लोग कर रहे थे बल्कि विपक्ष भी लगातार दबाव बना रहा था, क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है और जिस तरीके से इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी है वो बेहद ही खतरनाक है। हालांकि अभी भी सीवियरिटी उस तरीके की नहीं दिख रही है, लेकिन आने वाले समय में ये किस तरीके से चेंज होता है, हमारे देश के पॉपुलेशन में किस तरीके का म्यूटेशन होता है। बहुत सारे ऐसे भी जानकार हैं, ये कहते हैं कि अगर डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों एक साथ म्यूटेट हो जाए तो एक नया ही म्यूटेंट पैदा हो जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको अभी भी देखा जा रहा है, परखा जा रहा है। इसीलिए जरूरी है कि प्रिकॉशन आम जनता लेती रहे। जो पीएम ने 3 बातें फिर से दोहराई हैं कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और बार बार आप अपने हाथ धोते रहिए, यही उससे पहले सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है ये कोरोना को लेकर। और डॉक्टर राहुल भार्गव, आपसे शुरुआत करती हूं, आप नेजल वैक्सीन और डीएनए वैक्सीन को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनाउंसमेंट के बाद लोगों ने एक राहत महसूस की है। विपनेश जी, बहुत सराहनीय कदम है। वैक्सीन हमेशा हमारे साथ रहेगी, ना कोविड कहीं जा रहा है ना कोई उसके वेरिएशंस कहीं जा रहे हैं। 6 महीने के अंतराल में आप देखिए डेल्टा आया था पिछले साल जनवरी में और 1 साल के बाद ही ओमिक्रॉन वेरिएंट आ चुका है। ऐसे वेरिएंट आते रहेंगे और हमारी उससे जंग चलती रहेगी। उसी जंग के हथियार हमारे पास जो 2 नए आए हैं वो डीएनए वैक्सीन है और नेजल वैक्सीन है। दोनों की अपनी अपनी खूबियां है और हमारी वैक्सीन पद्धति में और वैक्सीन नंबर्स में ये ऐड करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं विपनेश जी देखिए आगे चल के 2022-2023 में ऐसा होगा कि हर साल आपको वैक्सीन इन्फ्लुएंजा की तरह लगवानी पड़ेगी। अब डीएनए वैक्सीन की बात करते हैं, ये भी एक प्लेटफॉर्म है जो बहुत दिनों से अवेलेबल है मार्केट में। आरएनए वैक्सीन की तरह नहीं है, आरएनए वैक्सीन शायद कोविड की उपज ही है। डीएनए वैक्सीन इजीली बनाई जा सकती है। पहली सबसे आसान चीज ये समझना जरूरी है, उसका प्रोडक्शन बहुत इजी है। जो एंड प्रोडक्ट है उसका, जो वैक्सीन बनती है, उसके लिए -70-80 डिग्री के टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं होती जैसे एमआरएनए वैक्सीन की जरूरत होती है। इस विश्व में कुछ 12 से 13 कंपनी साउथ अमेरिका से लेके साउथ कोरिया से लेके जापान से लेके यूरोप की बहुत सारी कंपनीज डीएनए वैक्सीन पे रिसर्च कर रही हैं और फेज 1 और फेज 3 ट्रायल में चल रही हैं। इसी संपर्क में जाइडस वैक्सीन को अप्रूवल दी थी भारत सरकार ने। हाँ, कहीं ना कहीं इसकी एफिकेसी एमआरएनए वैक्सीन के मुकाबले में थोड़ी कम है, जिसकी 67% एफिकेसी दिखाई गई है 90% के अगेंस्ट में। एक और चीज, सबसे आसान चीज है कि वैक्सीन जो है वो 3 डोज दी जाती है और सिरिंज लेस है, क्योंकि एक प्रेशर जेट से स्किन के नीचे डिपॉजिट की जाती है और स्किन में बहुत सारी इम्यून सिस्टम होता है जो वैक्सीन को जल्द से जल्द लेके न्यूक्लियस में पहुंचाता है और अपनी सुदृढ़ इम्यूनिटी देता है। तो हमारे देश में ये एक बहुत सराहनीय कदम है कि हमारी वैक्सीन एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगी, इजी होगी, जिसके लिए स्वास्थ्य कर्मियों की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि विपनेश जी दुर्गम एरियाज हैं जहां पे वैक्सीनेशन का काम बहुत कठिन रहा है। दूसरा, बहुत सारे लोग वैक्सीन हेजिटेंसी होती है, उसमें 2% लोग सिरिंज से डरते हैं, तो उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होगी। उसी में नेजल वैक्सीन भी एक कारगर है। नेजल वैक्सीन कैरियर स्टेट को भी रोकती है। अगर वैक्सीन जाइडस की, कोवैक्सीन, कोविशील्ड अगर कैरियर स्टेट को सिर्फ 30-40% रोकती है, तो नेजल वैक्सीन वही काम 60-70% करती है, क्योंकि वायरस नेजल के माध्यम से जाता है। तो ये वैक्सीन बढ़ती जा रही है, देश बढ़ता जा रहा है, विश्व बढ़ता जा रहा है, भांति प्रकार की
मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आ रही हैं, दवाइयां आ रही हैं, तो ये बात पक्की है कि कोविड होगा, पर कोविड से होने वाला एडमिशन और एडमिशन के बाद मृत्यु दर में बहुत सब्सटैंशियल कमी आएगी और अल्टीमेटली ये जाके आपने काफी डिटेल में समझाया डॉक्टर राहुल भार्गव। मैं आती हूं और इसको सराहनीय कदम बता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो उठाया है। डॉक्टर उमा कुमार भी हमारे साथ मौजूद हैं एम्स हॉस्पिटल से। मैडम आपका स्वागत है, मैं आऊंगी, लेकिन डॉक्टर मनोज आपके पास आते हुए, डॉक्टर मनोज जो मैंने सवाल शुरुआत में उठाया, हम कितने सुरक्षित हैं? जिसने डबल डोज ले ली है वो कितना सुरक्षित है और बूस्टर डोज की किसको जरूरत पड़ेगी? देखिए विपनेश जी, अभी जैसे डॉक्टर भार्गव बता रहे थे, बूस्टर डोज अभी समय की जरूरत है। अभी जिस तरीके से ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है और तमाम स्टडीज ये बता रही हैं कि जो एंटीबॉडी न्यूट्रलाइजेशन जो है प्रीवियस जो वैक्सीन से हुई थी वो इम्प्रूव होती है बूस्टर के बाद। और मैंने आपको कहने बोला है कि प्राइमरी डोज एक प्राइमरी एजुकेशन की तरह है, सेकेंडरी डोज सेकेंडरी एजुकेशन की तरह, और बूस्टर फाइनली यूनिवर्सिटी एजुकेशन है। तो जो ये एंटीबॉडी जो बनती है बूस्टर डोज के बाद और हर एक वैक्सीन के डोज के बाद, उसमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंप्रूव होती है। मोस्ट ऑफ द स्टडीज दिखाती है 6 महीने के बाद आपकी जो है एंटीबॉडी टाइटर से वो कम हो जाते हैं। ये जो बूस्टर डोज लेने के बाद जो एंटीबॉडी की जो क्वालिटी होती है या कहिए कि उसकी स्टिकीनेस होती है, जो वायरस को न्यूट्रलाइज करने का पावर होता है वो बढ़ जाता है। साथ में सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी भी बढ़ती है। तो नो डाउट कि बहुत जरूरी है बूस्टर डोज। और जहां नेजल वैक्सीन की बात है, नेजल वैक्सीन की जो अभी चर्चा हो रही है, मैं एक चीज ऐड कि नेजल वैक्सीन जो है एंट्री गेट पे, वायरस के एंट्री गेट पे नेजल म्यूकोसा पे काम करता हूँ। अब एक सेक्रेटरी एंटीबॉडीज IgA का भी निर्माण होता है और कई एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में देखा गया है कि नेजल वैक्सीन उस तरह के स्ट्रेन पे काम करती है जिसके लिए वो टारगेटेड भी नहीं है, जबकि इंट्रामस्कुलर वैक्सीन उसके लिए काम नहीं करती है। तो नेजल वैक्सीन भी एक एडिशनल हमारे पास हथियार होगा इसको डील करने के लिए। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कल ये बताया कि 10 जनवरी से बूस्टर और कोमॉर्बिड पेशेंट्स में लगाए जाएंगे, तो मुझे लगता है नेजल वैक्सीन जो खास करके जो हमारे यहाँ जो नेजल वैक्सीन है जो भारत बायोटेक ने बनाया है, वो एक समझिए वायरस फैक्टर्ड वैक्सीन है और इसको आप नेजल स्प्रे की तरह से ले सकते हैं। और ये जो है जिस तरीके से है कि बिकॉज इंजेक्शन का डर खत्म हो जाएगा, पंचर का डर, निडल का डर खत्म हो जाएगा, तो इसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी काफी होगी। तो मेरे हिसाब से बूस्टर डोज तो अभी रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम है और जितना जल्दी हो गया, ये 10 जनवरी से हम लोग करीब करीब 1 महीने से बूस्टर डोज की वकालत कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि कल एक बहुत ही अच्छा कदम और सराहनीय कदम इस पर डॉक्टर राहुल भार्गव कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर मनोज, डॉक्टर राहुल भार्गव जल्दी से आप बोलिए, उसके बाद बस इसमें एक ही बात है डॉक्टर मनोज के चीज में ऐड करते हुए, पब्लिक से यही निवेदन है कि वो किसी भी एंटीबॉडी टाइटर के पीछे ना भागे, क्योंकि 2000 पे भी कोविड हो रहा है, 8000 पे भी हो रहा है, 100 पे भी हो रहा है और 1 पे भी हो रहा है। एंटीबॉडी टाइटर पे खर्चा ना करे, ना उसकी वैल्यू के पीछे अंधाधुंध भागे। ओके, बहुत सही बात आपने कही। और डॉक्टर उमा, क्योंकि 3 जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हैं उस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। ये बहुत अच्छी खबर है। देखिए, सभी माता पिता अपने बच्चों के लिए कितने परेशान थे। अब 15 साल से 18 तक के बच्चों के लिए शुरुआत हो रही है जनवरी में, खासकर बुजुर्गों के लिए। ये इनको सबसे पहले प्रोटेक्ट, हम लास्ट टाइम यही बात कर रहे थे कि सबसे पहले इनको प्रोटेक्ट करना है हमें, तो अच्छी बात है, ये बच्चे भी प्रोटेक्ट हो जाएंगे। जी एब्सोल्युटली, इसका बहुत दिनों से इंतजार हो रहा था कि बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन अप्रूव हो। और जब अच्छा साइंटिफिक डेटा आया जिसमें ये श्योरिटी हो गई कि वैक्सीन से बच्चों को कोई नुकसान नहीं होगा, तो ये भी रोल आउट हो गई। तो जैसा हम सब जानते हैं कि जो कोविड से बचने का सबसे ज्यादा अच्छा तरीका है वो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन। तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर तो नहीं छोड़ना है, चाहे बच्चों के लिए वैक्सीनेशन अप्रूव हो गई है तो भी। और हमने देखा जो ICMR का सीरो सर्वे आया था उसमें जो बच्चे थे उनको भी सब क्लिनिकल इन्फेक्शन हुआ था। और अब तक की अच्छी बात यह है कि बच्चों में सीरियस इन्फेक्शन नहीं देखा जा रहा था। लेकिन बच्चे सबसे ज्यादा जो कंसर्न थी वो ये थी कि कैरियर बन रहे थे अडल्ट्स में, एल्डरली में, अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स में इन्फेक्शन कैरी करने की, और इसीलिए स्कूल्स वगैरह भी इतने दिनों से बंद थे। तो ये एक बहुत ही वेलकम स्टेप है। और जो बूस्टर डोज की भी बात हुई है, बच्चों के अलावा हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को और एल्डरली पॉपुलेशन को वो भी हेल्प करेगा कि जो हमारे पास साइंटिफिक डेटा है अब तक का वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन
ऐसा एविडेंस भी है कि जिनको बूस्टर दी गई हाई रिस्क पॉपुलेशन को, उनमें जो सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन है वो कम हुई। जैसे कि मेरे को पैनलिस्ट ने बताया कि थर्ड बूस्ट डोज लेने के बाद भी लोगों को ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस हुए हैं, ये सच बात है। तो ये नहीं मानना है कि बूस्टर लग जाएगी तो इन्फेक्शन नहीं होगा, और ये भी नहीं मानना है कि अगर हमें माइल्ड इन्फेक्शन हो भी जाएगा वैक्सीनेशन के बाद तो वो कोई कंसर्न नहीं होगा, क्योंकि जिनको माइल्ड इन्फेक्शन हुआ है उनमें भी जो पोस्ट कोविड सीक्वली हैं वो काफी सिग्निफिकेंट हुए हैं, जहां पे ब्रेन, हार्ट और भी ऑर्गन्स बॉडी के अफेक्टेड हुए हैं, जो कि ठीक होने के बाद वो मैनिफेस्टेशंस आना शुरू होते हैं, और वो बहुत ही डिस्टर्बिंग मैनिफेस्टेशंस होते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि वैक्सीन लेने के बाद भी, चाहे वो बच्चों की वैक्सीन हो या फिर हाई रिस्क पॉपुलेशन में बूस्टर डोज हो, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बिल्कुल भी केयरलेस नहीं होना है, हमें बिल्कुल भी नहीं होना है। और अभी टाइम बिल्कुल भी इसकी परमिशन नहीं दे रहा है कि आप केयरलेस हो। इसी बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया भी, लोगों से अपील की है बाकायदा। डॉक्टर राहुल भार्गव, अब जो डॉक्टर उमा ने सवाल उठाया उसी से जुड़ा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि कौन से सिम्टम्स हैं अभी, क्योंकि हमसे ज्यादा आपकी नजर है ओमिक्रॉन पर, इस नए वेरिएंट पर, कौन से सिम्टम्स हैं लोगों को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करने हैं, और अभी क्या स्थिति बनी हुई है ओमिक्रॉन को लेकर? जी, इसका सिंपल सा आंसर है, ना ओमिक्रॉन सफेद कलर का है, ना लाल कलर का है, ना पीले कलर का है, या वो आंखों पे बहुत तेजी से रोशनी गिरा देता है जो पता चल जाए कि ओमिक्रॉन है। ओमिक्रॉन के सिम्टम्स कॉमन फ्लू की तरह हैं विपनेश जी। कॉमन आदमी को सिर्फ इतना समझना है कि उसको जुकाम, खांसी, बुखार, शरीर में दर्द होता है तो वो या तो वायरल इन्फेक्शन है, कॉमन वायरल इन्फेक्शन जिसे फ्लू कहते हैं, और अगर उसका कोविड टेस्ट कराना आवश्यक है उस समय पे कोविड टेस्ट से ही पता चलता है कि वो कोविड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और अगर उसका सैंपल नक्की हुआ और वो जीनोमिक टेस्टिंग के लिए गया तो पता चलता है कि ओमिक्रॉन का है या नहीं है। विपनेश जी, उसका कोई ऐसा सिम्टम, कोई ऐसा साइन नहीं है जो ये चिल्ला चिल्ला के बता पाए कि मैं ओमिक्रॉन हूं, मैं ओमिक्रॉन हूं, मैं ओमिक्रॉन हूं। आपको अपनी जो प्रिकॉशंस है वही रखनी है, कॉमन फ्लू के अंदर भी और कोविड के अंदर भी, कि जैसे आपको खांसी, जुकाम, बुखार या शरीर में दर्द होता है अपने आप को आइसोलेट कर लें, कोरोना की टेस्टिंग करें, और आपके टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है और ओमिक्रॉन का टेस्ट पॉजिटिव आता है तो घबराएं नहीं। ओमिक्रॉन का यह मतलब नहीं है कि वो मृत्यु का संदेश है या अस्पताल में जाके भर्ती होना है। अगर आप अपने कमरे में आइसोलेट रहते हैं 7 से 10 दिन, देखिए अमेरिका में जो टाइम था उसको घटा के 14 दिन से, क्वारंटाइन के टाइम को 14 दिन से घटा के 7 दिन पे ले आया गया है कि अगर 7 दिन पे आप नेगेटिव है और सिम्टम नहीं है तो आप अपनी वर्कफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके बाद भी नेगेटिव होने के बाद भी 10वें दिन पे जा सकते हैं। तो इसका मतलब पिछले 2 सालों में हमने बहुत कुछ कोविड के बारे में समझा है, उसके ट्रांसमिशन के बारे में समझा है। घबराएं नहीं, हर सिम्टम को आप अपनी कॉमन फ्लू के सिम्टम समझिए और कोविड टेस्ट जरूर कराइए। ये बात सच है कि हमने भी बहुत कोशिश की, आपने भी लगातार कोशिश की है, तमाम पैनलिस्ट ने, एक्सपर्ट्स ने लोगों को जागरूक किया, लोग जागरूक हुए भी हैं, ऐसा नहीं है, मेहनत रंग लाई है। अब थोड़ी सी और मेहनत करने की जरूरत है, वक्त आ गया है। डॉक्टर मनोज कुमार, ओमिक्रॉन जो डेल्टा था उससे 6 गुना ज्यादा ताकतवर बताया जा रहा है, लेकिन सीवियर नहीं है, ये राहत की बात है, ये भी कहा जा रहा है। और साथ में मैं इस पर भी आपसे जानकारी लेना चाहती हूँ, क्या इम्यून सिस्टम को ये चकमा दे रहा है? हाँ जी विपनेश जी, जैसे ओमिक्रॉन जो है उसके स्पाइक प्रोटीन पे 30-32 म्यूटेशंस हैं, और जो ACE2 रिसेप्टर से जो बाइंडिंग वाला जो डोमेन है उस पे 10-12 म्यूटेंट है। तो काफी वायरस जो है अपना एडवांटेज लेके आया है, और ये एडवांटेज इसको ट्रांसमिसिबिलिटी को इसकी बढ़ाती है, और 3 से 5 गुना ये डेल्टा से ज्यादा तेजी से फैलता है। इसका डबलिंग टाइम आप मान लीजिए कि 1.5 से 3 दिन के बीच में। तो ये बहुत तेजी से फैलने वाला वायरस है, ये प्रूवन फैक्ट है। इसकी सीवियरिटी क्या होगी, अभी तक जो देखा गया है कि कुछ नए सिम्टम्स ज्यादा प्रोमिनेंट है, जैसे मांसपेशियों में दर्द इस वेरिएंट में ज्यादा हो रहा है, लेकिन अभी भी हमें क्लिनिकल डेटा और इकट्ठे होने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अभी जैसे यूके में 1 लाख केसेस पर डे आ रहे हैं, हमारे देश में अभी 400-425 केस हैं। तो अभी हमें लगता है कि वेट करना चाहिए कि बहुत ही माइल्ड होगा, सीवियर नहीं होगा, एडमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी या डेथ नहीं होगी। अभी ये कहना थोड़ा सा मुझे लगता है जल्दी होगा। जहां तक इम्यूनिटी इवेट करने की बात है तो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन तो इसमें काफी कॉमन है, तो इम्यूनाइज लोगों को कर रहा है, जिनको पुराना इन्फेक्शन है उनको भी कर रहा है। कुछ एंटीबॉडीज जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं वो इफेक्टिव नहीं है, तभी जैसे GSK वीर बायोटेक्नोलॉजी की जो आई है एंटीबॉडीज, उसके साथ
ये न्यूट्रलाइज करता है। ओमिक्रॉन को भी तो बहुत सारे एंटीबॉडीज हैं, उसमें मिक्स्ड रिस्पॉन्स है, बट नए जो मोनोक्लोनल ओके, ऑल राइट, ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहा। उम्मीद करते हैं लोग जागरूक हो रहे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।